कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है पिजन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है ये है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, और ये बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। इसमें काफी सारी क्रॉप्स का कल्टीवेशन अपन लोग पढ़ते हैं, जिसमें से पल्स क्रॉप में पिजन पी क्रॉप है। पल्स क्रॉप में बहुत सारी क्रॉप्स आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन जो खरीफ सीजन के लिए पढ़ते हैं वो वाली पल्स की बात कर रहे हैं अपन, जैसे ग्रीन ग्राम है ना, इसको अपन मूंग भी बोलते हैं, है ना। ब्लैक ग्राम, इसको उर्द बोलते हैं। और फिर आता है रेड ग्राम, जिसको पिजन पी कहते हैं, रेड ग्राम। तो ये खरीफ क्रॉप की मेजर पल्स क्रॉप्स है, जिनका स्टडी अपन इसमें सिलेबस में करते हैं। तो अभी जो फर्स्ट क्रॉप है वो है पिजन पी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। पिजन पी का जो हिंदी नेम है वो है अरहर। इसको अरहर कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको राहर भी कहते हैं। बॉटनिकल नेम है इसका कैजिनस कजान, कैजिनस कजान। फैमिली फेविसी फैमिली आती है, लेग्डुमिनेसी फैमिली में आती है, ठीक है। और लेग्डुमिनेसी की जो स्पेशल क्वालिटी होती है, इसकी रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं ना, रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। इसके कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हैं जिसकी वजह से इसकी स्टडी अपन लोग करते हैं, जैसे पिजन पी कॉमनली नोन एज रेड ग्राम और अरहर, ठीक है। इसकी जो सीड रहते हैं मोस्टली अपन दाल के रूप में यूज करते हैं। पिजन पी सीड्स यूज एज दाल आर रिच इन प्रोटीन कंटेंट। 21% प्रोटीन रहती है इसमें, 21% प्रोटीन, आयरन, आयोडीन। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट इसमें रहते हैं जिसके लिए इसको ग्रो करना चाहिए। दे आल्सो रिच इन द एसेंशियल एमिनो एसिड्स। कुछ एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल लाइसिन, टायरोसिन, सिस्टीन और आर्जिन। इतने सारे इसमें जो है एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। द ग्रीन पॉड्स ऑल्सो यूज एज वेजिटेबल। इसकी जो ग्रीन पॉड्स रहती हैं उसको अपन वेजिटेबल के रूप में भी यूज करते हैं, है ना। द पॉड हस्क एंड लीव्स आफ्टर हार्वेस्टिंग एज वैल्यूएबल फॉर द कैटल। जो लास्ट में इसकी पत्तियां और जो फलियां रहती है, उससे बीज निकालने के बाद जो भूसा टाइप का बचता है उसको अपन पशुओं को खिलाने के लिए यूज करते हैं, है ना। और जो इसकी वुडी स्ट्रक्चर रहता है, जो स्टेम रहता है, स्टेम, उसका भी उपयोग अपन एज ए फ्यूल करते हैं, जलाऊ लकड़ी के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, लेग्यूम पोसेस द वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज रिस्टोर द नाइट्रोजन, रिस्टोर द नाइट्रोजन। जैसा कि अपन ने पढ़ा था, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये जो रूट नोड्यूल्स का जो मेजर रोल है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सोयल। सोयल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। और इसका जो और मेजर जो यूज है वो आप देख सकते हैं कि लाख उत्पादन में, है ना, ये लाख कल्चर जो रहता है उसके उत्पादन में भी इसका यूज किया जाता है। इसकी पत्तियां जो है, लाख का एक कीट रहता है, इंसेक्ट रहता है, वो इसकी पत्तियों को खाता है ना। लाख कल्चर के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है, प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट ना। तो ये सब इसके यूजफुल हैं, जिसका उपयोग इतनी सारी चीजों में किया जाता है। इसीलिए इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है कि अपन को क्यों ग्रो करना चाहिए।
इसके बाद इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री है। तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन सेंटर है वो इंडिया है। इंडिया इज बिलीव दैट ओरिजिन प्लेस ऑफ पिजन पी। लेकिन इसके साथ साथ अफ्रीका में भी इसका जो है कुछ वाइल्ड स्पीसीज इसके अफ्रीका में मिली है। तो इसका एक जो सेकंड जो ओरिजिन का स्थान माना जाता है वो अफ्रीका भी माना जाता है ना। तो इसकी कुछ जो वाइल्ड स्पीसीज है वो है द क्लोज वाइल्ड रिलेटिव पिजन पी एटिलोसिया कैनिफोलिया फाउंड इन इंडिया। इसका जो बहुत जो नियरेस्ट एक वाइल्ड स्पीसीज है वो इंडिया में पाई गई, इसीलिए जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो इंडिया को माना जाता है। ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया मीन्स कौन कौन से स्टेट में इसको ग्रो करते हैं और कितना इसका प्रोडक्शन होता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पिजन पी इज ग्रोन इन 15 tropical countries of the world, especially more arid region of Africa, Asia and America. पल्स क्रॉप है, इसकी रूट्स की जो डेवलपमेंट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए सूखा सहन करने में ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप रहती है, इसीलिए इसको एरिड रीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है। इट इज ग्रोन एज पेरेनियल क्रॉप, और इसको कैसे ग्रो करते हैं दूसरी कंट्रीज में पेरेनियल क्रॉप में, पर इंडिया में इसको अपन कैसे ग्रो करते हैं एनुअल क्रॉप में। दो टर्म है एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप का मीनिंग होता है दोज क्रॉप्स कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन और 1 ईयर, है ना। इट्स कॉल्ड एनुअल क्रॉप। 1 ईयर में या 1 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और पेरेनियल क्रॉप्स का मतलब होता है दोज क्रॉप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 ईयर और मोर, 2 या 2 से अधिक साल में कंप्लीट करते हैं, तो उसको कहते हैं अपन पेरेनियल क्रॉप्स, है ना। तो दूसरी कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में इसको एज ए पेरेनियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और इंडिया में इसको अपन एक सीजन या एक वर्षीय फसल के रूप में उगाते हैं, है ना। ठीक है। तो इसका जो मेन एरिया है इसके कल्टीवेशन का वो इसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी, इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में इसको ग्रो करते हैं। और देखो महाराष्ट्र में इसको ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में इसको ग्रो किया जाता है, गुजरात में ग्रो किया जाता है। महाराष्ट्र हैज यूनिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग 30% टोटल पिजन की प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो महाराष्ट्र अकेले से ही 30% प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन है ना। क्लासिफिकेशन इसका दो ग्रुप्स में इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है। क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी, फ्लोरल एंड सीड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके आधार पर इसका मैच्योरिटी यानी कि पकने की अवस्था क्या होती है, इसके फूल फ्लावर्स कैसे होते हैं और बीज कैसा होता है, उसके आधार पर दो प्रकार से इसको अपन दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो कैजिनस इंडस बर बाइकलर एक स्पीसीज है इसकी, ऑल्सो नॉन एज द अरहर, कंप्राइज मोस्ट ऑफ द पेरिनियल टाइप्स दैट आर late maturing, tall and bushy. Pods are dark and each pods have 4 to 5 seeds. Pods are synchronous in maturity. तो इसका फर्स्ट जो टाइप है वो बाइकलर एक स्पीसीज है ना, जो पेरिनियल टाइप में इसको ग्रो करते हैं, है ना। एनुअल प्लांट नहीं है, पेरिनियल है, जो 2 साल में एटलीस्ट 2 ईयर में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं ऐसे पौधे, है ना। और ये लेट मैच्योरिटी यानी कि देर से पकने वाली वैरायटी है ना। और कैसे पौधे हैं इसके, टॉल प्लांट्स यानी कि बहुत हाइट प्लांट रहते हैं इससे, और इसकी जो
फलियां रहती हैं, पॉट्स रहती हैं, वो डार्क कलर की रहती है ना, इसकी एक स्पेशलिटी है। और हर एक पॉड में 4 से 5 बीज जो है रहते हैं, है ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंक्रोनोमस मैच्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक साथ पकती हैं। ऑल पॉड्स मैच्योर्ड एट वन टाइम, एक ही समय में सभी फलियां पक जाती है उसमें। अदरवाइज पल्स में क्या होता है कि पल्स की जो तुड़ाई होती है वो 4 से 5 बार होती है ना, जैसा आपने मूंग में उड़द में देखा होगा, उसमें बहुत समय लगता है पहली तुड़ाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी तुड़ाई ऐसे करने में, क्योंकि फलियां जो है देर में पकती हैं, एक साथ नहीं पकती, उसको सिंक्रोनोमस वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, देर से पकती है उसमें। फिर दूसरी जो स्पीसीज है वो है कैजिनस इंडिकस बर फ्लेवस, है ना। दो वेराइटी है, दो स्पीसीज है इसकी, दो ग्रुप से बांटा गया है। ऑल्सो नोन एज तुअर, तुअर भी इसको कहते हैं, है ना। कॉमनली कल्टिवेटेड वेराइटीज विच आर रिलेटिवली शॉर्ट स्ट्रेचर, यानी कि इसकी हाइट कम रहती है, शॉर्ट स्ट्रेचर रहती है। अर्ली मैच्योरिटी है, जल्दी पकने वाली वेराइटी है ना। और इसमें येलो फ्लावर्स रहते हैं, पीले फूल इसमें बनते हैं। एंड प्लेन पॉट्स, इसमें पॉट्स भी प्लेन रहती हैं और 2 से 3 बीज इसमें बनते हैं ना। पॉट्स नॉट मैच्योर्ड एट टाइम एंड पिकिंग इज डन एट इंटरवल्स, यानी कि एक साथ फलियां नहीं पकती है इसमें। तो ये दो डिफरेंस इसमें बेसिकली हैं, एक टॉल प्लांट्स है, एक शॉर्ट स्टेचर है, एक लेट मैच्योरिटी, एक अर्ली मैच्योरिटी है। फ्लावर जिसके येलो रहते हैं, एक पेरेनियल है, ये 1 ईयर में इसको ग्रो करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंट है जो अपन इसमें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक साथ फलियां नहीं पकती हैं, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद इसमें इसकी क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है, जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं कि इसको खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं, तो इसको जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट ही रिक्वायर्ड रहता है। फिर भी इसमें अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं, कंडीशन क्या है इसकी। पिजन पी इज क्रॉप एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। सबसे पहले तो यही कंडीशन इसकी कि इसको वहां ग्रो करते हैं जहां कम बारिश होती है और कम पानी रहता है, वहां पर इसको अपन ग्रो करते हैं, ठीक है। It drought hardly nature makes it a crop of low rainfall situation, यानी कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको अपन उगा सकते हैं, ठीक है। It cannot withstand water logging and frost, ये जो फसल रहती है वो अधिक जल भराव की स्थिति और सर्दी वाली स्थिति को, फ्रॉस्ट को सहन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके लिए कैसे तापमान की आवश्यकता है, moist and humid condition during vegetative phase and dry condition during reproductive phase are suitable for the successfully growing of pigeon pea। तो दो इसको मौसम की आवश्यकता रहती है, एक मॉइस्ट यानी कि आर्द्र जलवायु होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए जलवायु, कब, जब ये वेजिटेटिव फेज पे, जब इसमें ज्यादा पत्तियां और बढ़वार की स्थिति रहती है तब इसमें ऐसा होना चाहिए। और जब इसकी जो फलियां पकती हैं या इसमें फूल में जो रिप्रोडक्शन होता है उस समय इसको अधिक गर्मी की आवश्यकता रहती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर एट पॉट फीलिंग स्टेज रिजल्ट इन डिलेइंग मैच्योरिटी, अगर तापमान कम हो जाता है फलियां बनते समय तो इसकी जो मैच्योरिटी है, जो कटाई का समय है वो लेट हो सकता है, लेट हो जाता है वो, है ना। पिजन पी इज क्वांटिटेटिवली शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट होता है ये। शॉर्ट डे मतलब इसको कम सूर्य की अवधि की आवश्यकता रहती है। और वीट कैसा होता है, लॉन्ग डे, क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है, वीट क्रॉप जो है लॉन्ग डे क्रॉप, ठीक है। तो इसको क्रिटिकली इतना आवर्स कम से कम फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो इसका काम हो जाता है ना। तो ये सब इसकी जरूरत है। और इसके लिए पॉट फीलिंग के 24 डिग्री तापमान की आवश्यकता रहती है, इसमें आराम से इजिली ग्रो कर सकता है। तो ये हो गया इसका क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, है ना, जलवायु की आवश्यकता।
फिर इसकी सॉइल की कैसी आवश्यकता रहती है इसको। पिजन पी कैन बी ग्रोन एंड वाइडली रेंज ऑफ सॉइल्स, यानी कई प्रकार की मृदाओं में इसका अपन उत्पादन कर सकते हैं, है ना। कई प्रकार की मृदाओं में इसका उत्पादन किया जा सकता है। फिर भी अच्छे उत्पादन के लिए अगर संभवतः सैंडी लॉम सॉयल से क्ले लॉम सॉयल आइडियल रहती है। अच्छे उत्पादन के लिए सैंडी लॉम सॉयल और क्ले लॉम सॉयल अगर है तो उसका अच्छा उत्पादन हो गया, है ना। और मिट्टी कैसी, मृदा कैसी चाहिए इसको। द सॉयल शुड बी डीप, यानी गहरी मिट्टी, वेल ड्रेन्ड, अच्छी जल निकास, और फ्री फ्रॉम वीड्स इज आइडियल फॉर द अरहर कल्टीवेशन। अगर ये तीन क्वालिटी है किसी भी मिट्टी में, गहरी है मिट्टी, जल निकास अच्छा है, और खरपतवारों से रहित है वो खेत, वीड्स फ्री है, तो अरहर की कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। इट कैन बी ग्रो ऑन सोयल विद पीएच रेंज 5.8, है ना। पीएच रेंज 5.8, 5.8 पीएच अगर है तो ऐसी मृदाओं में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है ना। अब नेक्स्ट है इसमें खेत की तैयारी। खेत की तैयारी इसकी अच्छे उत्पादन के लिए किस तरह से करते हैं। फील्ड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी, फील्ड प्रिपरेशन। खेत की तैयारी। पिजन पी रिक्वायर्ड अ क्लॉड फ्री सीड बेड फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीडलिंग्स। तो इसमें ऐसी मिट्टी ना हो जिसमें बड़े बड़े ढेले हों, ढेले रहित मृदा हो, और जिससे उसका जर्मिनेशन अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे ऐसी मिट्टी के लिए अपन। द सीड बेड इज प्रिपेयर्ड बाय डीप प्लॉइंग। सबसे पहले अपन गहरी जुताई करेंगे, और अगर गहरी जुताई अपन ने पहले ही कर रखी है तो उसमें क्या करेंगे, डिस्क हैरो चलाएंगे। उसके बाद फॉलोड बाय द 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग। उसके बाद 2 से 3 बार क्रॉस हैरो चलाएंगे, फिर उसको पाटा चलाएंगे, लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग मतलब समतल करेंगे, है ना। इस तरह से खेत की तैयारी की जा सकती है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ड्राईलैंड एरिया के लिए, जहां पर पानी कम बरसता है, उन क्षेत्रों के लिए समर में डीप फ्लोइंग करते हैं। समर डीप फ्लोइंग इज नेसेसरी फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन इन केस ऑफ हार्ड पेन्स। हार्ड पेन्स मतलब होता है मृदा, जहां पर मृदा कठोर है। इन केस ऑफ हार्ड पेन्स इन द सॉइल, सब सॉइलिंग इज डन। सब सॉइलिंग की जाती है इसमें। सब सॉइलिंग एक सीजल प्लाउ होता है, सीजल प्लाउ। इस प्लाव के माध्यम से सब सॉइलिंग एक प्रैक्टिस होती है, ट्रेज की एक प्रैक्टिस होती है, उसको अपन करते हैं, जिससे हार्ड पेन जो रहते हैं, ऐसे जो मिट्टी में कठोर एक लेयर बन जाती है, उसको तोड़ने के काम आता है ना। पिजन पी विद डीप रूट सिस्टम, ये जो क्रॉप होती है पिजन पी, उसका जड़ का जो बढ़वार है मिट्टी में वो बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, 150 सेंटीमीटर तक जा सकती है, उससे ज्यादा भी जा सकती है ना। कैन ब्रेक हार्ड पेन्स इन प्लाउ लेयर एंड हैंस कॉल्ड बायोलॉजिकल प्लाउ। ये एक अच्छा टर्म है बायोलॉजिकल प्लाउ, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो प्लाउइंग करती है उस क्रॉप, ऐसी क्रॉप को कहते हैं अपन पिजन पी। यानी पिजन पी एक ऐसी क्रॉप है जो बायोलॉजिकल प्लाउ का काम करती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो 150 सेंटीमीटर गहराई में जाती हैं, तो मिट्टी की लेयर को तोड़ देती है ना। इसीलिए अपन क्रॉप रोटेशन में हमेशा कहते हैं कि एक कोई गहरी जड़ वाली फसल लगाना चाहिए, सीरियल क्रॉप्स के बाद पल्स क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, जिससे वो अधिक गहराई में जाके मिट्टी को बायोलॉजिकली प्लाउ कर सके, और मिट्टी में उपस्थित गहरी जो डीप लेयर्स है उसमें से न्यूट्रिएंट्स और वाटर और मॉइस्चर को आप टेक कर सके, है ना। फिर उसके बाद अपन लेवलिंग करते हैं, खेत की जो है पाटा चलाकर समतल कर देते हैं, और ड्राइनेज की व्यवस्था करते हैं। इस तरीके से अपन खेत को तैयार करते हैं पिजन की क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है।
इसके बाद है इसकी बीज और बुवाई यानी सीड एंड सोइंग, है ना, सीड रेट एंड स्पेसिंग। इसमें अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सीड रेट एंड स्पेसिंग। सीड रेट एंड स्पेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, सीड एंड सोइंग। ठीक है, सीड किसको कहते हैं, यानी मैच्योर्ड ओवल, मैच्योर्ड ओव्यूल और लिविंग एम्ब्रियो, यानी सीड कंटेन और हैव मैच्योर्ड ओव्यूल और लिविंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड, है ना। इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि दूसरे बीज या दूसरे फसल को वो डेवलप कर सकते हैं, उसको कहते हैं सीड। और सोइंग कहते हैं प्लेसिंग ऑफ द सीड इन द प्रिपेयर्ड फील्ड, इसको कहते हैं सोइंग, है ना, जो डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स के थ्रू डिफरेंट मेथड से करते हैं। तो इसके लिए जो रो स्पेसिंग है वो है खरीफ सीजन के लिए द रो स्पेसिंग इन खरीफ सीजन। तो इसके लिए अपन को 40 से 60 सेंटीमीटर की कतार से कतार की दूरी रखनी पड़ेगी ना, रो टू रो कहते हैं इसको, रो टू रो। इन शॉर्ट एंड मीडियम ड्यूरेशन वेराइटीज, है ना, 260 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज। तो ये जो स्पेसिंग है वो इसको अच्छे समझना होगा आपको, शॉर्ट ड्यूरेशन और मीडियम ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए। एक पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, खरीफ सीजन में अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज को ग्रो कर रहे हैं तो आपको 40 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखनी होगी। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज को ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए होगा 60 से 90 सेंटीमीटर। दो स्पेसिंग है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए और दूसरा लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए। और रबी सीजन की बात करें तो ये तो खरीफ के लिए हो गया, खरीफ सीजन। रबी सीजन के लिए अपन बात करते हैं, रबी सीजन के लिए इसको 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये रबी और खरीफ के लिए आपको स्पेसिंग दोनों क्लियर हो गई यहाँ पे। आफ्टर जर्मिनेशन the seedlings are thin to the maintain an intra-row spacing. It means plant to plant, plant to plant आपका डिस्टेंस है 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टर्म इसमें इन्होंने कहा है थिनिंग, इट्स कॉल्ड थिनिंग, NING। थिनिंग होता है रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा प्लांट, removal of extra plants from main field। जो मुख्य कतार रहती है उसमें से जो अत्यधिक पौधे रहते हैं उनको प्रॉपर प्लांटेशन और डिस्टेंस और प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए अतिरिक्त पौधों को मुख्य फसल से, मुख्य खेत से उनको अपन निकालते हैं और 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी को बनाए रखते हैं, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं थिनिंग प्रोसेस या थिन प्लांट्स। ठीक है, तो इनके लिए इन्होंने बताया भी इसमें द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 60,000 से 1 लाख पौधे खरीफ के मौसम में। ये दो टर्म है यहाँ पे, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। 60 से 1 लाख पौधे खरीफ के मौसम में और 1.5 से 3 लाख पौधे रबी के मौसम में। दो मौसम की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, खरीफ और रबी की। तो रबी में प्लांट पॉपुलेशन, खरीफ में प्लांट पॉपुलेशन कम है, रबी में प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा है। और इसको अपन को अचीव करने के लिए क्या करना होता है, टू अचीव दिस प्लांट पॉपुलेशन सीड रेट रिक्वायर्ड, कितना सीड रेट रहती है, 12 से मतलब 8 से 10 और 10 से 12 रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज। ठीक है, तो मोस्टली 10 से 12 सीड रेट को अपन रिकमेंड करते हैं इसके लिए। ठीक है, ये हो गया आपका खरीफ सीजन के लिए। और रबी सीजन में अपन जो है इसकी सीड रेट को बढ़ा देते हैं। तो इस मौसम को मेजरली खरीफ में ही ग्रो करते हैं, किसी किसी एरिया में रबी में भी ग्रो करते हैं। तो खरीफ सीजन के लिए 10 से 12 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की दर से अपन को उपयोग करना है और रबी में 15 से 18 केजी बीज
प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना, जिससे अपन को ये डिजायरेबल प्लांट पॉपुलेशन जो है मिल जाएगी, है ना। फिर एक टर्म आता है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट, बुवाई से पहले हमेशा अपन बीज को उपचारित करके बोते हैं, ठीक है। बीज उपचार इसको कहते हैं हिंदी में, बीज उपचार। बीज उपचार कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे सीड ट्रीटमेंट फॉर सीड बॉर्न डिसीज, सीड बॉर्न एंड सोयल बॉर्न डिसीज, तो इसको इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, बीज को उपचार करते हैं, है ना। तो बीज को उपचार जो है, देखो दो टर्म है, सीड ट्रीटमेंट और एक होता है सीड एनाकुलेशन। सीड एनाकुलेशन, एनाकुलेशन, ठीक है। बीज उपचार में अपन किसी भी केमिकल के माध्यम से बीज को उपचार करते हैं, जिससे उसमें रोग और कीट नहीं आते हैं। और सीड एनाकुलेशन में अपन राइजोबियम बैक्टीरिया या किसी भी जीवित बैक्टीरिया से उपचार करते हैं, जिससे उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने के जीवाणु अत्यधिक मात्रा में बनते हैं, दोनों पढ़ते हैं। बुवाई से पहले, बिफोर द सोइंग, सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद द एग्रोसोम और थायराम एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम kg ऑफ सीड। इतने बीज को उपचार करना है। कोई भी ऐसी दवा जो फंगीसाइड हो, बीज उपचार करने के लिए उपयोग करते हो, उसको 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचार करते हैं, है ना। और इट्स ऑल्सो शुड बी ट्रीटेड विद द राइजोबियम कल्चर, जैसा कि अपन अभी पढ़ा है एनाकुलेशन, राइजोबियम कल्चर करते हैं, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया की संख्या इसमें बढ़ जाती है ना। स्पेशली व्हेन पिजन बी इज बीइंग टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत दिनों के बाद अगर आप इसमें किसी खेत में कोई भी दलहनी फसल उगाते हैं, उसको अपन को राइजोबियम कल्चर से उपचार करना ही चाहिए, है ना। तो ये हो गया सीड एनाकुलेशन, आपने जैसा पढ़ा अभी टर्म सीड एनाकुलेशन और सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें करना चाहिए अपन को, है ना। तो ये सब पूरा, तो इसमें सीड ट्रीटमेंट की जानकारी है, किसी भी बीज को बोने से पहले उसको बीज को उपचार करना अति आवश्यक है, जिससे मृदा जनित और सीड जनित यानी बीज जनित रोगों को नियंत्रण किया जा सके, ठीक है। फिर इसमें है टाइम ऑफ सोइंग, इसकी बुवाई का समय क्या रहता है। जैसा कि अपन अभी पढ़ रहे हैं कि इसको दो मौसम में मुख्य रूप से उगाया जाता है, दो मौसम में। एक तो अपन पढ़ रहे थे कि खरीफ के मौसम में इसको अपन उगाया जाता है, जिसको रेनफेड कंडीशन कहते हैं, और एक अपन इसको ग्रो करते हैं विंटर के सीजन में, रबी सीजन में इसको अपन ग्रो करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग समय इसमें दिया गया होगा कि कैसे इसको बुवाई करना चाहिए। तो टाइम ऑफ सोइंग, पिजन की सोइंग इन खरीफ अंडर रेनफेड कंडीशन वेरीज फ्रॉम द जून टू जुलाई, है ना। जून से जुलाई के समय में इसको अपन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून बरसने या बारिश होने के ऊपर इसकी बुवाई निर्भर करती है, स्पेशली रेनफेड कंडीशन, ठीक है ना। फिर है फॉर सीक्वेंस क्रॉपिंग और पिजन पी एंड द व्हीट अंडर इरिगेटेड प्री सोइंग इरिगेशन फ्रॉम द लेट मई टू द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अगर आप व्हीट की ग्रोइंग कर रहे हैं तो इसको अपन प्री सोइंग यानी कि पलेवा देके हुए इसकी बुवाई अपन मई से 1 जून में कर सकते हैं, है ना, अगर पानी उपलब्ध है तब। समर पिजन भी उगाते हैं, समर पिजन भी, जैसा कि यहाँ दिया है, समर में जायद में इसकी खेती यहाँ करते हैं। अर्ली मई में इसकी बुवाई करनी पड़ती है, अर्ली मई। सोइंग इन द नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में अगर इसकी समर में खेती जो किसान करते हैं उनको मई में बुवाई करना होता है, ठीक है। और बुवाई का समय वर्षा के उपलब्ध होने पर एडजस्ट किया जा सकता है, जब बारिश होती है तब इसकी बुवाई अपन
कर सकते हैं रबी में। फॉर द अर्ली रबी प्लांटिंग इन बिहार, स्पेशली इसकी जो कल्टीवेशन है बिहार है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इसकी रबी में खेती की जाती है, यानी कि विंटर सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। इसकी बुवाई उस समय सितंबर में आइडियल सोइंग रहती है, इस समय इसकी बुवाई कर देना चाहिए किसानों को, है ना। The rabi cultivation of the pigeon pea and rice fellow increase in the population and is sown immediately after the rice harvesting in South India। यानी कि जहां पर धान लगा रहे हैं, है ना, रबी में, वहां पर इसकी बुवाई जल्दी करनी होती है। बुवाई करने के तरीके इसमें 2-3 तरीके आपको दिए गए हैं, जैसे कि अपन बिहाइंड द प्लाउ करते हैं, ज्यादातर किसान पहले ऐसा करते थे कि हल्के पीछे बुवाई करते थे, लेकिन अब समय कम है और अपने पास काफी सारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल है, तो सीड ड्रिल का उपयोग इसकी बुवाई के लिए अब किया जाता है, जिससे इसमें प्लांट टू प्लांट और कतार से कतार की दूरी को इजीली मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका बुवाई का समय और बुवाई का विधि इसमें दी गई है। इसके बाद इसकी वैरायटियों का सिलेक्शन होता है, खेत की तैयारी हो गई, तो किसान इसमें ये देखता है कि उसकी एरिया में कौन सी वैरायटी को अपन इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो पिजन पी इंप्रूवमेंट थ्रू सिलेक्शन स्टार्टेड अर्लियर 1970। तो इसकी एक हिस्ट्री है कि इस समय पर इसमें इसके बीज को एक हाइब्रिड के रूप में कन्वर्ट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी वैरायटी है वो अपन देख लेते हैं। सम ऑफ द इंक्लूड RG72 SA1 टाइप 66K हाई 5 AL15 अमर नरेंद्र अरहर 1 बहार LRG36 इत्यादि वैरायटी। ठीक है, म्यूटेशन के द्वारा ये 8 वैरायटी तैयार की गई। ठीक है, फिर 1977 में विशाखा 1 TT5 TT6 TAT10 CO5 पूसा इत्यादि वैरायटी तैयार की गई। ठीक है, फिर एक्रीसेट, इसके ऊपर बहुत एक अच्छा रिसर्च का काम चल रहा है। एक्रीसेट में हैज सक्सेसफुली इन्वॉल्विंग फर्स्ट GMS जीनोटाइप मेल स्ट्राइल वैरायटी डेवलप की है बेस्ड ऑन द हाइब्रिड CPH8 है ना। तो ये कुछ वैरायटी हैं जिनको अपन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका कुछ हिस्ट्री भी इसमें दी गई है कि कैसे कैसे इनको 1977 में 1917 में कौन कौन सी ऐसे डेवलप की गई है इसमें। ठीक है, फिर इसकी आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर वैरायटी किसी फार्मर ने सेलेक्ट कर ली है और पास भी एक वैरायटी आती है, तो अपने रीजन के हिसाब से किसान वैरायटी को सिलेक्ट करके जो उसके चलन में है, जो वहाँ के क्लाइमेट को, मृदा को, जल को, सबको वहां पर सही से वो अडॉप्ट कर सकती है वो वैरायटी, उनका किसान सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कितनी मात्रा में खाद देना है, कितने फर्टिलाइजर देना है और कौन सी विधि से उसको देना है, कब देना है, ये समय निर्धारण करते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर में। ठीक है, तो इसमें जो है 2 खाद का उपयोग मेजरली अपन करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है मैन्योर और दूसरा होता है फर्टिलाइजर। मैन्योर जो डिकम्पोज मटेरियल है, क्रॉप रेसिड्यू है, काऊ डंग है, काऊ यूरिन है और फसलों के अवशेष, उनको सड़ा के गला के जो खाद बनता है उसको मैन्योर कहते हैं। इसको बल्क में अपन यूज करते हैं, जिसको अपन कहते हैं बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। और फिर होते हैं फर्टिलाइजर जो केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं फैक्ट्रीज में, जैसे नाइट्रोजन, यूरिया, DAP, MOP, SSP इत्यादि। ये सभी फर्टिलाइजर्स को अपन कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो कैसे इसको देना है। बीइंग अ लेग्यूम क्रॉप, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, इट कैन मीट 60 to 80% ऑफ इट्स ओन नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फ्रॉम सिम्बायोटिक फिक्सेशन, यानी कि 60 से 80% नाइट्रोजन की आवश्यकता फसलें स्वयं कंप्लीट करती हैं, क्योंकि इसमें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एन फिक्सेशन। जैसा कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि दलहनी फसलों में इनकी रूट्स में नोड्यूल्स रहते हैं which are capable to fix the atmospheric nitrogen in the soil for the plant, तो उसकी पूर्ति यहां से हो जाती है ना।
स्टार्टर डोज ऑफ नाइट्रोजन is 25 kg per hectare is applied at the time of sowing, यानी कि बुवाई के समय स्टार्टर डोज, इसको कहते हैं बेसल डोज, वो आपको 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से देना होता है इसमें, है ना। तो अपन नाइट्रोजन दे देंगे 25 किलोग्राम, है ना। एट द टाइम ऑफ वाटरिंग वाटर लॉगिंग फॉर द क्विक रिकवरी इमीडिएट आफ्टर द ड्राइनेज 50 kg नाइट्रोजन स्टॉप ट्रेसिंग अप्लाइड एडवांटेज। ये तब की कंडीशन में जब वाटर लॉग कंडीशन होती है रेनी सीजन में और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी रहती है, तो अपन को अप्लाई करना है, अदरवाइज उसको अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ 25 kg ही अप्लाई करना है अपन को, अगर कंडीशन ऐसी बनती है तब अपन को देना होता है, ठीक है। बिसाइड्स एन 60 kg फॉस्फोरस इज ऑल्सो अप्लाइड एज बेसल, तो अपन को 60 किलोग्राम फास्फोरस भी देना होता है नाइट्रोजन के साथ साथ। The response of K fertilizer is rarely noticed. पोटेश भी देते हैं पर इसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट है वो रेयरली नोटिस किया गया है, कम ही देखा गया है। तो कहीं कहीं पर इसको अप्लाई करते हैं, कहीं पर अप्लाई नहीं भी करते हैं, ठीक है। There has been increased response to sulfur fertilization in the pigeon pea grown under the intensive cropping system and the light textured soil. सल्फर का भी अपन उपयोग करते हैं, सल्फर को भी अपन अप्लाई करते हैं इसमें। जिंक सल्फेट का भी उपयोग करते हैं, सल्फर एंड जिंक सल्फेट इज डिजायरेबल फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो जिंक सल्फेट का यूज करते हैं और कभी कभी केस में आप इसका स्प्रे भी करते हैं जिंक सल्फेट का। 5 kg जिंक सल्फेट एंड 2.5 kg लाइम डिजोल्व इन 800 to 1000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्दर स्प्रे भी कर सकते हैं और 25 से 30 किलोग्राम इसको आप पर हेक्टेयर अप्लाई भी कर सकते हैं, सॉइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया केमिकल फर्टिलाइजर। अब अपन बात करेंगे यूज ऑफ द बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक FYM। इसको अपन 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और राइजोबियम बैक्टीरिया से भी अपन बीज उपचारित करके इसकी बुवाई करते हैं, जिससे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सके। ये मेजर पॉइंट्स हैं, इसको अगर अपन पढ़ते हैं तो ये दूसरे सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो ये इसका फर्टिलाइजर का एक बैलेंस फॉर्म है, कितना नाइट्रोजन कौन से टाइम पे देना है, जिंक को आपको फॉलियर स्प्रे करना है या आपको सॉइल एप्लीकेशन करना है ना। तो इसमें पूरी चीज इसको आपको समझ में आएगी, कितना आपको केमिकल और मैन्योर देना है। तो मैन्योर आपका ये हो गया 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है। फिर आगे इसमें नेक्स्ट स्लाइड है, ये है वाटर मैनेजमेंट, है ना। तो वाटर मैनेजमेंट का तो इसमें ऐसा है कि जैसा कि अपन इसको ग्रो करते हैं खरीफ सीजन में, मेजरली इसको खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। तो खरीफ में पानी की आवश्यकता बहुत कम रहती है। कब? जब ड्राई स्पेल्स रहते हैं, 20 से 30 दिन या 10 दिन तक बारिश नहीं होती है, तो उसके हिसाब से अपन क्रॉप्स को वाटरिंग या इरिगेट करते हैं, है ना। तो मोस्टली तो इसकी जो फिलफिल है वो रिक्वायरमेंट है वो रेन से हो जाती है। फिर भी इसमें पढ़ते हैं क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है और इसकी डीप रूट सिस्टम है ना। तो ये गहरी जड़ वाली फसल, इसको तो कम पानी की आवश्यकता रहती है ना। विथ स्टैंड विथ ड्रॉट कंडीशन, यानी कि जल अवस्था नहीं है, सूखे की अवस्था है, तब भी इसको ऊपर इजिली ग्रो कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज हैं, है ना, आर ग्रोन विद द इरिगेशन ओनली। कहीं कहीं पर अगर रबी में उगा रहे हैं तो इसको सिंचाई के माध्यम से उगा सकते हैं या जो बारिश हो रही है उसके माध्यम से उगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रिटिकल स्टेज होती है, द क्रिटिकल स्टेज फॉर द इरिगेशन आर ब्रांचिंग टू फ्लोरिंग एंड पॉट फीडिंग स्टेज। इन 3 अवस्थाओं पर इसको पानी देना अति आवश्यक है, अन्यथा इसकी जो उपज है वो 50% तक कम हो सकती है। अगर इस स्टेज पर, ब्रांचिंग स्टेज पर और फ्लोरिंग स्टेज पर अगर बारिश होती है तो ठीक है, नहीं तो अपन को सिंचाई करनी पड़ती है। द क्रॉप रिक्वायर्ड 20 to 25 सेंटीमीटर वाटर, ठीक है, फॉर मतलब इतना प्रोडक्शन करने के लिए उतना सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका वाटर रिक्वायरमेंट।
एट द टाइम ऑफ प्रोलॉन्ग ड्रॉट, यानी कि अगर सूखे की जैसी परिस्थिति बनती है तो इसको अपन फ्लोरिंग के समय पे पॉट फिलिंग स्टेज पर इसको अपन वाटरिंग कर सकते हैं खरीफ के मौसम में। और इरिगेशन ऑफ आफ्टर सेशन ऑफ द रेन्स एट WCP रेशियो, ये ठीक है, ये अपने काम का नहीं है। और ड्राइनेज की फैसिलिटी होनी चाहिए ना। वाटर मैनेजमेंट के दो टर्म है इसमें, एक तो इरिगेशन और दूसरा टर्म है ड्राइनेज। ठीक है, ड्राइनेज, ये दो टर्म है। इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द क्रॉप या रूट जोन। अगर पानी व्यवस्था नहीं है तो अपन को कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना होता है ना, तो उसको कहते हैं इरिगेशन। ड्राइनेज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम द मेन फील्ड। अगर बहुत ज्यादा जलभराव की स्थिति है, बारिश बहुत ज्यादा है, खेत में पानी भर गया, तो उसको निकालना भी पड़ेगा। तो कम पानी है खेत में तो उसको देना है तो सिंचाई करेंगे, और पानी ज्यादा है तो उसको अपन ड्राइनेज करेंगे, यानी कि जल निकास करेंगे। तो दोनों को ही मिला के अपन कहते हैं वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो जहां जैसी परिस्थिति है वैसा अपन डिसीजन लेते हैं कि बारिश नहीं है तो सिंचाई करना है, और बारिश है तो सिंचाई नहीं करना है। तो ये हो गया इसका वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर इसमें है इसका वीड मैनेजमेंट, जो एक मेजर पोर्शन है स्पेशली उन क्रॉप्स के लिए जो अपन ग्रो करते हैं खरीफ सीजन में, क्योंकि खरीफ सीजन एक ऐसा सीजन है जिसमें वीड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, पिजन पी इज इन्फेस्टेड बाय द सेवरल ग्रेसी एंड ब्रॉडलीफ वीड्स। इसमें दोनों ही प्रकार के वीड्स इसमें आते हैं, चाहे वो ग्रेसी वीड्स हो चाहे वो ब्रॉडलीफ वीड हो, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवार इसमें प्रेजेंट रहते हैं। Some of the common weeds associated with the pigeon pea are Cyprus rotundus, एक वीड ये आता है, Comerénia bengalensis, Phyllanthus neruri, Euphorbia parviflora, Silesia argentina, Amaranthus viridis, Amaranthus spinosus, Echinochlora bolona, Digitaria sanguinensis है ना, डेक्टिलोनियम है ना, एक वीड है, और एजेरेटम कोनिजोइड्स, इलिप्टा अल्वा, पोर्चुलाका, ओलरेशिया, ट्राइएंथमा पोर्चुलेकेस्ट्रम इत्यादि। तो इतने सारे वीड्स इसमें आते हैं, और भी कई वीड आते होंगे। वीड्स जो है क्रॉप स्पेसिफिक और एरिया स्पेसिफिक रहते हैं। तो ऐसे वीड्स जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, वो हो सकता है कि दूसरे रीजन में दूसरे प्रकार के खरपतवार भी आते होंगे। तो ये कुछ कॉमन वीड हैं जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वीड्स क्या करते हैं, क्रॉप्स के बीच में उगते हैं, है ना, इनिशियल स्टेज पर क्रॉप्स के साथ उगते हैं, और विभिन्न प्रकार के डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर, दे कॉम्पीट फॉर द डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स लाइक सनलाइट, मॉइस्चर और सनलाइट, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेस, है ना। तो इन सब के लिए क्रॉप से कॉम्पीट करते हैं और क्रॉप को सप्रेस कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को जो है रोक देते हैं, फसलों की ग्रोथ को रोक देते हैं। इसलिए खरपतवारों को एक क्रिटिकल स्टेज पर, है ना, 15 से 45 दिन के बीच में नियंत्रण कर लेना चाहिए, स्पेशली खरीफ मौसम में, क्योंकि उनकी जो बढ़वार है वो संख्या है बहुत ज्यादा रहती है खरीफ के मौसम में, तो वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, है ना। तो इसमें दिया भी है कि कैसे ये इन सभी के लिए आप कॉम्पीट करते हैं और इसकी ग्रेन्स की यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, है ना, दे रिड्यूस द ग्रेन यील्ड, है ना। 7 to 8 वीक में इसमें ज्यादा इन्फेक्शन, मतलब जो पॉपुलेशन है वीड्स की वो ज्यादा दिखती है। तो इसी समय अपन को क्रॉप को वीड फ्री रखना है ना। ब्रांचिंग स्टेज पर इसकी फ्रॉम द सोइंग टू द ब्रांचिंग स्टेज क्रिटिकल पीरियड ऑफ द फॉर द वीड कंपटीशन और वीड कंट्रोल, है ना। वीड कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है तो इसको अपन को नियंत्रण करना होता है ना। तो इसके लिए अपन को क्या करना होता है, कई सारे विधियां हैं वीड को कंट्रोल करने की। सबसे पहले हैंड वीडिंग से ट्राई करते हैं। हैंड वीडिंग्स को अपन करते हैं 2 से 3 बार इसमें हैंड वीडिंग करते हैं, 3 से 4, 6 से 8 वीक के अंतराल पर बुवाई के इतने दिनों बाद इसमें हैंड वीडिंग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ इसमें मेथड्स हैं। जैसे हैंड वीडिंग हो गया,
फिर हो गया प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फ्लूक्लोराडेन। वीडीसाइड है, इनका उपयोग अपन खरपतवारों के नियंत्रण में करते हैं। फ्लूक्लोराडेन 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से अपन इसका उपयोग करना चाहिए बुवाई से पहले, है ना, बुवाई से पहले है। और बुवाई के 1 से 2 दिन बाद, आफ्टर 1 to 2 days, 1 से 2 दिन बाद आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके लिए पेंडामेथलिन, एलाक्लो, नाइट्रोफेन 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, ना। तो 3 तरह के हर्बिसाइड अपन पढ़ते हैं मोस्टली। पीपीए हर्बिसाइड, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन इसको कहते हैं अपन, और प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस, है ना। तो इनमें से आप हैंड वीडिंग भी कर सकते हैं, प्री प्लांट का भी यूज कर सकते हैं। फार्मर को जो सुटेबल रहता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो किसान अपने खेत पे इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये हो गया खरपतवारों का नियंत्रण। इसके बाद है इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ना। हार्वेस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए? हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। Harvesting and threshing. The best time for the harvesting is when 3/4 of the pods turn brown, यानी कि ऐसी परिस्थिति, ऐसी कंडीशन जिसमें क्रॉप्स इस स्टेज पर हो कि कम से कम 4-5 फलियां उस एक पौधे में से ब्राउन होने लगी हो। The plants are usually cut with the sickle within 7.5 above the ground, यानी कि इतनी ऊंचाई से मिट्टी की या सॉइल की सतह से इसको काट लेना चाहिए। The harvest plant are left in sun for drying and thereafter the threshing is done by the beating of the pods with sticks, है ना, या पुलमैन थ्रेशर का उपयोग। यानी कि फसल जब उसकी फलियां कुछ पकने लगती हैं, उसको अपन पूरे पौधे को क्या करते हैं, जमीन से 25 सेंटीमीटर ऊपर काट लेते हैं, है ना, और उसको सनलाइट में रख देते हैं 3 से 4 दिन, जिससे वो थोड़ा ठीक से सूख जाते हैं। उसके बाद तो उसको या तो अपन लकड़ी की सहायता से पीट के, या पुलमैन थ्रेशर आता है उसकी सहायता से उसके बीजों को अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एक और कितना मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए इसमें? 10 से 11% मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी एक आइडियल अवस्था है इसको हार्वेस्ट करने की। फिर इसके बाद इसकी उपज कितनी रहती है इसके बारे में इसमें दिया है। अगर आप फार्मर ने बाय अडॉप्टिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, अगर उसने सब कुछ सही से व्यवस्थित किया, सही समय पर पूरी दवाई और खरपतवार नियंत्रण, सही से पोषक तत्वों का प्रबंधन, इरिगेशन, सब कुछ उसने समय पे किया है, तो इसकी यील्ड आती है 2 से 2.5 टन खरीफ के मौसम में। ये इसको आप विशेष ध्यान दीजिए, खरीफ के मौसम में 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर आती है, और रबी के मौसम में 3 से 3.5 टन इसकी उपज प्रति हेक्टेयर आती है। ठीक है, ये तो ग्रेन के बारे में। और 5 से 6 टन आपकी स्टिक आती है। ठीक है, स्टिक मतलब हो गया इसका जो डंठल रहता है, लकड़ी रहती है, जो स्टॉक रहता है, वो आता है 5 से 6 टन। तो ये क्रॉप का कल्टीवेशन है, जिसको इसमें से काफी चीजें अपन को सीखने को मिलती है कि कैसे कौन कौन से स्टेप में फसल के उत्पादन के लिए कितने स्टेप से अपन को गुजरना होता है, फार्मर को कितने स्टेज से गुजरना होता है। थैंक यू।